हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। बड़े एकदम टॉप क्लास। तो जहरीले साइंस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने रेजोनेंस के अंदर कॉन्जुगेशन की बात करी थी। कॉन्जुगेशन, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन में सारा देख लिया, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स किए अपन ने। आपको अगर अपने जैसे अपने कॉन्जुगेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स किए अपन ने, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव, डबल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल, इन एग्जांपल से हमें कॉन्जुगेशन करना या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना सीखा अपन ने। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना अपन ने भरपूर मात्रा में सारा सीख चुके अपन। अब अपने को पता लगाना है कि जो अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये सारी बात हमें जाननी है। तो आज अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। बेसिकली जो स्टेबिलिटी है उसको बोलते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो चलिए वो शुरू करते हैं। इसके अंदर अपने को कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स सारे याद होने चाहिए, और रूल को कैसे अप्लाई करना होता है और रूल किस टाइप से हैं वो सारी अपन बात समझते हैं। तो चलिए दोस्त, हेडिंग डालते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, या फिर वैसा लिख दो डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्या लिखूंगा? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ये हो गई हमारी हेडिंग। अपने को क्या करना है इस बार? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की क्या बात करेंगे भाई? स्टेबिलिटी की बात करना है। तो स्टेबिलिटी का पता लगाने के लिए आपको कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं। रूल चलो अपन सीख लेंगे सारा, लेकिन देखना स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा। आप तो ऐसा मानिए, स्टेबिलिटी किसी की जितनी ज्यादा होगी, जिस आर एस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कहीं ना कहीं उसका रेजोनेटिक हाइब्रिड में कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं वो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टेबल है, वो स्ट्रक्चर रेजोनेटिक हाइब्रिड के ज्यादा प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये उसका टोटल मीन होता है। तो आप समझिए इस चीज को। मैं रूल से बात करता हूँ, लिख देता हूँ, मैं हेडिंग डालता हूँ रूल्स। वो रूल्स अपन सीखेंगे भाई सारे। कुछ 4 रूल बताऊंगा मैं आपको। वो 4 रूल्स जरूरी है, आपको याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद है, आपका सारा काम बन जाएगा। तो देखना, तो फर्स्ट रूल इसके अंदर होता है, फर्स्ट रूल का मतलब होता है इसके अंदर देखना, फर्स्ट रूल होता है इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर मैक्सिमम होता है, क्या होंगे भाई? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर मैक्सिमम, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मैक्सिमम विच कंपाउंड हैव मोर स्टेबिलिटी, विच कंपाउंड हैव मोर स्टेबिलिटी। ये अपना फर्स्ट रूल हो गया। सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, आप ऐसे समझिए, ऐसा कुछ रेजोनेंस हो रखा है, एक तो मान लो ऐसा इतनी रेजोनेंस हो रहा है एक अंदर, और एक अंदर पूरा बॉन्ड कवर कर रहे हैं अपन, 3 पाई बॉन्ड इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है। आप लोग बताइए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा हो गए, कहीं ना कहीं उसका रेजोनेंस ज्यादा बनेगा, रेजोनेंस ज्यादा बनेगा। और रेजोनेंस अगर ज्यादा होगा, इसमें देखो रेजोनेंस इनके बीच में हो रहा है, इसमें रेजोनेंस पूरा ही हो रहा है, पूरे सर्कल में घूमेगा ऐसे। तो बताओ, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, फिर ऐसा बोलते जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा उसमें रेजोनेंस अच्छा होगा, रेजोनेंस बेटर होगा, और रेजोनेंस बेटर होगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और एक सबसे बड़ा कारण देखिए इसमें, कहीं ना कहीं जिसमें डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड ज्यादा होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है भाई? ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और जिस किसी स्पीसीज का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अरे भाई सिंपल सी बात है, जितने भी एटम्स है वो कहीं ना कहीं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की चाह रखते हैं। क्या करते हैं? और कैसे भी करके वो अपना ऑक्टेट करना कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वो कैसे भी करके 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे भी करके 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, फिर 4 दे दे, कुछ भी करके वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो कोई भी एटम जो होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है डबल बॉन्ड के अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रीजन, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये उसका मेन फंड हो गया, ये आप जरूर से ध्यान रखें। लेकिन सर अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ गए तो स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर सेकंड रूल लिखाता हूं। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम आ जाए तो फिर सेकंड रूल में आपको लिखवाता हूं, वो क्या होता है। तो लिखना सेकंड रूल, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है ना, लिख दूं मैं, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर सेम। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो फिर क्या करेंगे भाई अपन? तो फिर अपन देखेंगे उसके अंदर चार्ज, देन सी चार्ज। क्या देखेंगे अपन? चार्ज देखेंगे भाई, देन सी चार्ज। अपने को उसका चार्ज देखना है, वो कंपाउंड आयनाइज्ड है या फिर नहीं है। चार्ज में क्या देखना है? वो कंपाउंड कैसी स्पीसीज है उसके अंदर, कंपाउंड न्यूट्रल है और आयनाइज्ड होगा, है ना। मैं लिख दूंगा, एक तो न्यूट्रल होगा और एक क्या होगा? आयनाइज्ड। लो भाई, अगर ये 2 केस होता है भाई, चार्ज का मतलब आपको इतना ही देखना, चार्ज ही देखना होता है। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होता है, आपको उसका सी यानी चार्ज, देन सी चार्ज, आपको उसका चार्ज देखना होता है। अगर वो चार्ज्ड है, अगर वो आयनाइज्ड है, आयन में टूटा हुआ है, वो कम स्टेबल होगा किसके कंपैरिजन में? न्यूट्रल के कंपैरिजन में। यानी कहीं ना कहीं अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, फिर आप चार्ज और अनचार्ज को देखो, फिर चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज को देखो,
जो न्यूट्रल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। रीजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। न्यूट्रल का मतलब हो गया ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। लेकिन इसकी बात करो आयनाइज्ड की, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अरे भाई तभी तो ये आयंस में डिसोसिएट हो रखा है। ऑक्सीजन पे माइनस लगा रखा है, कार्बन में प्लस लगा रखा है, नाइट्रोजन माइनस लगा रखा है, इनके वो आयन में डिसोसिएट हो रखा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने वाला लेकिन है नहीं, तो आयनाइज्ड है, तो कहीं कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी न्यूट्रल कंपैरिजन में। तो लिख दूं मैं न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। उसके बाद में क्या होगा, न्यूट्रल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल है ना, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये आप जरूर से ध्यान रखें भाई, किसकी, न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, आपको ये देखना होता है। ठीक है, अगर देखना ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अब अगर कंडीशन ऐसी आ जाए कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है में और दोनों स्पीसीज चार्ज्ड है, मैंने क्या बताया, न्यूट्रल और चार्ज्ड होगी, न्यूट्रल और आयनाइज्ड होगी, तो अपन क्या करेंगे, नंबर रूल थर्ड लिखते हैं उसके अंदर। तो देखिए रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं अपन। तो तीसरा रूल उसके अंदर होगा, इफ बोथ कंपाउंड, ऐसे लिख दूं इफ, ठीक है बहुत लिख देता हूं, इफ बोथ कंपाउंड आर चार्ज्ड, अगर वो दोनों ही चार्ज तो दोनों ही आयनाइज्ड है, देन यूज ईएन। तो क्या यूज करेंगे भाई, देन यूज ईएन को यूज करना पड़ेगा आपको। ईएन कैसे यूज करता है बताता हूं मैं आपको, देन यूज ईएन। ये तीसरा रूल हो गया। ईएन के बाद में आपको बता रखा है पहले से ही, ईएन के ऊपर अगर नेगेटिव है, हाई ईएन वाले पे नेगेटिव स्टेबल होता है और लो ईएन वाले पे पॉजिटिव स्टेबल होता है। आपको देखना हाई ईएन एटम जहां लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है वो कंपाउंड स्टेबल हो, वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। और अगर लेस ईएन वाला एटम है कोई भी, उसके ऊपर पॉजिटिव लगा रखा है, वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो आपको ईएन चेक करनी बाद में। फर्स्ट रूल क्या होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो स्टेबल है। सेकंड रूल में इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाएंगे तो फिर क्या करना है, चार्ज देखना है और न्यूट्रल को देखना है, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। अगर दोनों स्पीसीज या फिर जितनी भी स्पीसीज दे रखी हो सारी आयनाइज्ड हो जाए, चार्ज हो जाए, तो फिर आपको ईएन देखनी होती है। इसके अंदर मोर ईएन वाली पर नेगेटिव होना चाहिए और लेस ईएन वाले एटम पर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है वो सुटेबल कंडीशन, ये कंडीशन है तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने कोई भी कंपाउंड लिख दिया, ऐसे मैंने ऐसा लिख दिया, चलो ठीक है, इसमें से एक कंपाउंड ऐसा बन गया, ऑक्सीजन पे प्लस लगा दिया, इसमें मैं नेगेटिव लगा दिया, तो बताओ क्या होगी कहानी। तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, इसके ऊपर ये हाई ईएन वाला, इसके ऊपर पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता, स्टेबल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं इसकी ये ज्यादा नहीं होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ऑक्सीजन पे माइनस लगा रखा है, कार्बन में प्लस लगा रखा है और ओएस लगा रखा है, ये बात बेटर है, ये बात बहुत अच्छी, ज्यादा अच्छी है। रीजन देखिए, ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है। रीजन, ऑक्सीजन हाई ईएन वाला है, हाई ईएन पे नेगेटिव और लेस ईएन वाला पे पॉजिटिव, ये सुटेबल है। तो कहने इन दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ऐसा आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, लेकिन कहानी फिर अटक गई। ईएन जिस एटम की, मान लो कि दो कंपाउंड दिए, दोनों में ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा रखा है, कार्बन पे पॉजिटिव लगा रखा है, मान लो कि ईएन में अपन कंपेयर नहीं कर पा रहे, ईएन को सेम चार्ज सेम स्पीसीज पे दे रखा है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अपन देखेंगे चार्ज के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस को देखना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर अपोजिट चार्ज के बीच डिस्टेंस कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप समझ गए, पॉजिटिव अपोजिट चार्ज पास पास में होना चाहिए और सेम चार्ज दूर होना चाहिए, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ गए आप लोग चीज को। तो वो रूल भी अपन लिख देते आगे। तो नंबर 4 रूल होता है, ऐसा लिख दो, इफ ईएन सेम, ऐसा लिख दूं, इफ ईएन सेम देन यूज डिस्टेंस। फिर क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। जैसे देखना क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे आप समझना, डिस्टेंस बिटवीन सेम चार्ज, मैं ए पॉइंट लिखूं, देखो डिस्टेंस बिटवीन सेम चार्ज, चार्ज में ज्यादा होने चाहिए। और बी पॉइंट लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज है ना भाई, ऑपोजिट चार्ज में डिस्टेंस कम होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका उल्टा हो जाए तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये कुल मिलाकर 4 रूल अपने देखे भाई, आप समझना चारों रूल को। ये चारों रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को बताने के लिए ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनको सीक्वेंस में यूज करना है। सबसे पहले आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखना होगा। वो कैसे देखेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है,
बेसिकली इसमें होता है ऐसे कि आप कंप्लीट ऑक्टेट देखिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट देखिए, लेकिन हमें इसमें फंसना नहीं, हमें डायरेक्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख लेंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, तो फिर ये क्या यूज करेंगे, तो फिर चार्ज यूज करेंगे। न्यूट्रल स्पीसीज में कंप्लीट ऑक्टेट है और आयनाइज्ड के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो न्यूट्रल वाली मोर स्टेबल हो जाएगी। तीसरा रूल होता है कि अगर दोनों ही स्पीसीज या फिर तीन चार जो भी स्पीसीज दे रही है सारी चार्ज्ड है, न्यूट्रल है ही नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है और न्यूट्रल भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तीसरा रूल होता है देन यूज ईएन। आपको ईएन का यूज करना पड़ता है। ईएन में मोर ईएन वाले पर नेगेटिव होना चाहिए और लेस ईएन वाले पर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है कंपाउंड इज मोर स्टेबल, अगर ऐसी नहीं है कंपाउंड लेस स्टेबल में चला जाएगा, ठीक है। और नंबर फोर्थ रूल आता है जो उसका, और नंबर फोर्थ रूल जो आता है वो कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि ईएन अगर कि सेम स्पीसीज पर सेम एटम पर सेम चार्ज लगा रखा है, तो फिर ईएन से तो काम बन नहीं रहा है। अब आपको यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, जो भी चार्ज देगा पॉजिटिव नेगेटिव उनके बीच में डिस्टेंस यूज करना है। अगर सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है कंपाउंड इज स्टेबल, अगर सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है कंपाउंड अनस्टेबल, या फिर बोल दो लेस स्टेबल। इसी टाइप से अगर ऑपोजिट चार्ज है तो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस कम होनी चाहिए, डिस्टेंस कम होगी तो कंपाउंड स्टेबल होगा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कंपाउंड लेस स्टेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन रूल को आपको सीक्वेंस में लगाना, आपको सबसे पहले फर्स्ट रूल देखना है, फिर आपको सेकंड देखना है, फिर आपको थर्ड और लास्ट में फोर्थ। आपको कंपेरेटिवली सीक्वेंस में आपको इसको यूज करना पड़ेगा। सीक्वेंस अगर आप यूज करते हो आपका सारे आंसर सही आएंगे। अगर आपने रेजोनेंस की स्टेबिलिटी निकालना सीख लिया, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार होने वाला है। तो ये सारी बात अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ सारी बात क्लियर करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखता हूँ, स्टेबिलिटी आप पता लगाना। जैसे मैं एक फिनोल, आपने देखा होगा फिनोल, तो फिनोल आपने देखा होगा सभी ने, फिनोल ऐसे स्पीसीज होती है, ओएच लगा होता है। इस फिनोल में कहीं ना कहीं जैसे अपन इसकी आरएस बनाते हैं, रेजोनेंस टेस्ट बनाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसी स्पीसीज आती है। मैं आपको डायरेक्ट स्पीसीज बना के बताता हूँ। जैसे एक तो ऐसी आती है इसके अंदर, जैसे ये से यहाँ पे आएगा, ध्यान नेगेटिव लगा रखा है मैंने, बाकी जैसा वैसा वैसा लगा दिया। एक स्ट्रक्चर इसकी ये है फर्स्ट, और सेकंड वाली आप ऐसा बनाओ। आपने ऐसा नोटिस किया होगा ऐसी स्ट्रक्चर आती है भाई, ये बना दिया मैंने। तो इन दोनों में आप कंपैरिजन करिए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, आप पता लगाओ भाई। तो आप पता लगा सकते हो, रूल्स देखिए, रूल अकॉर्डिंग रूल से बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल अप्लाई करो इसके अंदर। फर्स्ट रूल होता है इसके अंदर कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पता करो कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 इसमें और 3 इसमें, यानी फर्स्ट रूल तो अपना डिस्ट्रॉय हो गया। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल कहते हैं चार्ज और न्यूट्रल देखिए, क्या आपको देखो ये भी चार्ज स्पीसीज और ये भी चार्ज स्पीसीज है, ये रूल भी डिस्ट्रॉय। तीसरा रूल देखिए, ईएन को देखना होता है, लेस ईएन पर पॉजिटिव और हाई ईएन पर नेगेटिव होना चाहिए। आप लोग बताओ, कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है, इधर भी कार्बन नेगेटिव ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, क्या ये रूल लगेगा? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ज्यादा ईएन किसकी है? ज्यादा ईएन ऑक्सीजन की है, फिर कार्बन की है, तो इस पर नेगेटिव होना चाहिए, इस पर पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर इसका ऑपोजिट यानी ये रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो फिर सबसे लास्ट रूल देखिए आप, सबसे लास्ट रूल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज आपको वो देखनी होती है। तो बताओ इस दोनों के अंदर डिस्टेंस, ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज में डिस्टेंस इतनी सी है, यहाँ पर डिस्टेंस ये वाली है, और ये भी ऑपोजिट चार्ज है, डिस्टेंस ज्यादा है। आप लोग मुझे पता लगाइए कि जिसमें डिस्टेंस ऑपोजिट चार्ज में डिस्टेंस कम होनी चाहिए फिर ज्यादा होना चाहिए, ऑपोजिट चार्ज में डिस्टेंस कम होगी वो कंपाउंड स्टेबल होगा। कम किसके अंदर है? कम फर्स्ट वाले के अंदर है, तो कहीं इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे। रीजन फोर्थ नंबर रूल अपने अप्लाई किया यहाँ पर। आपको आया बात समझ में? एक एग्जाम्पल और करिए, उससे बात और क्लियर होगी। HC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक दे ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इसकी ये, इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड देखिए, सेकंड में बने ऐसे C डबल बॉन्ड, इस पे लगा दे मैंने O पे माइनस, कार्बन पे पॉजिटिव और OH, ठीक है। ऐसा कर सकता हूँ रेजोनेंस में, इसको मैंने इधर भेज दिया भाई, ठीक है, और ये वाला कार्बन पॉजिटिव चला गया। तीसरी स्ट्रक्चर देखिए, थर्ड नंबर, इस पे मैंने लगा दिया इस बार ये डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव लगा दिया और इस पे डबल बॉन्ड मैंने ऐसा बना दिया, और क्या करें भाई अपन, इस पे लगा दिया पॉजिटिव H। और फोर्थ नंबर देखिए, O पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, और ये लगा दिया OH। आप लोग बताओ स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करें भाई, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना है तो फर्स्ट रूल अप्लाई करो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगी कहीं ना कहीं वो जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इधर एक है, इधर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर कोई पाई बॉन्ड नहीं है ना भाई। तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं फर्स्ट और थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। रीजन इनके अंदर एक एक पाई बॉन्ड है। अब फर्स्ट और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल अपन देख लेते हैं। तो बताओ भाई फर्स्ट और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम। तो फर्स्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है दोनों में, फिर सेकंड रूल अप्लाई करो। सेकंड रूल क्या कहता है? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम देन सी चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज
न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इधर बताओ, फर्स्ट वाली न्यूट्रल है और थर्ड वाली चार्ज्ड है, तो फर्स्ट वाली की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद पता लगाओ भाई, उसके बाद सेकंड और फोर्थ में कंपैरिजन करो। थर्ड रूल कहता है, देखना दोनों ही चार्ज थे, तो फिर थर्ड रूल कहता है कि हाई ईएन वाले पे नेगेटिव होना चाहिए और लो ईएन वाले पे पॉजिटिव होना चाहिए। हाई ईएन वाला ऑक्सीजन है, इस पे नेगेटिव है, लो ईएन वाला कार्बन इस पे पॉजिटिव है। इधर देखिए, इधर लो ईएन वाले पे कहीं ना कहीं नेगेटिव दे रखा है और हाई ईएन वाले पे पॉजिटिव। ये वाला कम स्टेबल है, ये रूल को फॉलो नहीं करता, वैसे बोल दो कम स्टेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बाद में फोर्थ नंबर आएगा। आया समझ में आपको ये वाला? ये रूल आपको समझ में आया क्या? ठीक है, एक एग्जांपल और करिए, उससे बात और अच्छे लेवल से क्लियर करते हैं भाई। जैसे मैंने ऐसा लिखा, एक मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर ये दे दी और सेकंड स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर दी हुई मैंने, ठीक है। अब आप पता लगाइए विच वन इज मोर स्टेबल, आप पता लगाओ। तो पता लगाने का सिंपल तरीका है भाई, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई करो, अगर उससे बात बन जाए तो ठीक है, नहीं सेकंड, उससे भी नहीं तो थर्ड फोर्थ, ऐसा रूल लगाओ, सीक्वेंस से लगा सारा। फर्स्ट रूल कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इधर 2 है, इधर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 है, आप लोग खुद बताओ स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। क्या कहानी क्लियर हो रही है मेरे दोस्त? हैं एकदम टॉप क्लास लेवल से सारी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल और करवाता हूँ, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स दिए मैंने आपको आगे। और रिलेटिव स्टेबिलिटी आपको फाइंड करनी, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की आपको स्टेबिलिटी फाइंड करनी है। तो करो भाई, स्टेबिलिटी फाइंड करिए आप लोग, बिल्कुल सिंपल है। आप रूल्स को अप्लाई करो और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो भाई, फर्स्ट रूल पहले क्या कहता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें कितने ज्यादा भाई? इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2। यानी सिंपल सी बात होगी भाई कि थर्ड और फोर्थ की स्टेबिलिटी कहीं फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा है। ऐसा पहले बोल सकता हूं इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सिंपल सी बात है। रीजन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा हो गया, फिर बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो बताओ भाई, देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर सेम आ जाए, 2 इस पे भी और 2 इसमें भी है, तो फिर सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, देन सी चार्ज और न्यूट्रल स्पीसीज। क्या यहाँ पर कोई न्यूट्रल दिख रहा है आपको? यहाँ पर न्यूट्रल कोई नहीं है, यानी सेकंड रूल तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो फिर बताओ थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर ईएन हाई ईएन वाले पे नेगेटिव होना चाहिए, लो ईएन वाले पे पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोग बताओ भाई, इस पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ज्यादा ईएन वाला है। अगर हम ऐसा देखो तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ईएन इस तरफ बढ़ती है, यानी ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, इस पे नेगेटिव होना चाहिए और नाइट्रोजन पे कंपेरेटिवली पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव कार्बन पे और पॉजिटिव। आप बताओ भाई, नाइट्रोजन और कार्बन में ईएन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव होना चाहिए और कार्बन पर पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। तो कहीं ना कहीं थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है। मैं लिख दो थर्ड नंबर, उसके बाद कौन आएगा पता लगाओ, उसके बाद आएगा फोर्थ नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है इसमें, ठीक है। अब पता लगाओ भाई फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट और सेकंड में देखना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, थर्ड रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। रीजन सेम स्पीसीज पर सेम चार्ज दे दिया मैंने, सेम चार्ज हो गया, तो फिर क्या करूं? फोर्थ रूल लगाओ भाई। फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर ईएन से बात नहीं बनती है तो चार्ज के बीच में डिस्टेंस देखिए, सेपरेशन कितना है। सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होनी चाहिए और ऑपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पता लगाओ, क्या ये ऑपोजिट चार्ज है? डिस्टेंस देखो बहुत कम डिस्टेंस है, इधर डिस्टेंस कहीं की ज्यादा है। बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? पहले सेकंड की, बाद में फर्स्ट की। तो सेकंड और बाद में क्या आएगा भाई? फर्स्ट। तो आपका ऑर्डर क्या है? 3 4 2 1, ये आपका ऑर्डर आ गया, ठीक है दोस्त। क्या यहां तक सारी कहानी क्लियर है? अगला एग्जांपल देखते हैं फिर। अगला एग्जांपल देखिए भाई, अगला एग्जांपल दे रखा है आपको, स्टेबिलिटी पता लगाइए। इधर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है भाई? एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इधर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है। मैंने आपको बता रखा है ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है, लेकिन डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है और 1 ही सिग्मा होता है। ये आपको बात पहले बता चुका हूँ, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखें भाई। तो 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर 1 ही पाई बॉन्ड है, इसका ऑक्टेट ज्यादा कंप्लीट है, सिंपल सी बात है। सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फर्स्ट से। आया समझ में आपको? अगला पता लगाओ फिर, थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए। इसमें आपको पता लगाना है वही सेम प्रोसेस की स्टेबिलिटी ऑफ आरएस पता लगाइए भाई। कैसे लगाओगे? तो पहले पता लगाओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली कहानी करता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1, इधर कुछ भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी थर्ड से तो ज्यादा हो गई, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन सेकंड और थर्ड की, लेकिन फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो फिर इन दोनों में कौन स्टेबल है? तो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा सेकंड नंबर रूल से कि चार्ज स्पीसीज है फिर न्यूट्रल स्पीसीज है, क्योंकि न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फर्स्ट वाले न्यूट्रल है, सेकंड वाले चार्ज है। मैं ऑर्डर लिख दूं,
फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके बाद में सेकंड की, और लास्ट में कौन बच गया, थर्ड आएगा लास्ट। बस इतना निकालने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड रूल से अपना काम हो गया। ठीक है, इस तरफ देखिए भाई, इस तरफ पता लगा, सेकंड फोर्थ एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में देखिए पता लगा, तीनों एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। तो देखो डबल बॉन्ड कितना भाई, 2 पाई बॉन्ड आ रखे हैं, इधर भी 2 पाई बॉन्ड है, इधर भी 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, बात बन रही है यहाँ तक। तो फिर क्या करें, पता लगाओ। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम हो गए, तो फिर आपको चार्ज देखना पड़ेगा। चार्ज के लिए होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है। इनमें न्यूट्रल कौन है, फर्स्ट वाले न्यूट्रल है। मैं फर्स्ट को पहले लिख देता हूँ, फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है सेकंड और थर्ड से। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गई। अब पता लगाइए भाई आगे। तो देखो फिर पता लगाओ, देखो सेम ईएन वाले पर चार्ज सेम है। ठीक है, सेम स्पीसीज पर सेम चार्ज दे रखा है, और हाई ईएन वाले पर मैंने क्या दे रखा है, पॉजिटिव, जो कि होना नहीं चाहिए, यानी थर्ड रूल तो अप्लाई नहीं होगा। तो फिर फोर्थ अप्लाई करो कि ऑपोजिट चार्ज के बीच में डिस्टेंस देखनी है आपको। क्या देखनी है, डिस्टेंस। आप मुझे पता लगाओ, ऑपोजिट चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस इतनी सी और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। आप पता लगाओ, जिसमें डिस्टेंस ऑपोजिट चार्ज में डिस्टेंस कम होगी, कंपाउंड उतने ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें डिस्टेंस कम है तो लिख दूं मैं थर्ड नंबर, और लास्ट में कौन आएगा, सेकंड नंबर। क्या आपको ये ऑर्डर समझ में आया क्या? आपको इन रूल से सारी बात क्लियर हुई? रेजोनेंस की स्टेबिलिटी निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको आना चाहिए। रूल्स को सीक्वेंस में अप्लाई करो, एग्जाम में सवाल पूछता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। और ये वाला सवाल जेई में पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन जेई में पूछ रखा है भाई, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो कुछ पीवाईक्यूज, कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस करते हैं अपन, आप जरूर से ध्यान रखें इन चीजों का। अपन एक दो एग्जांपल और करते हैं, और फिर अपन आगे वाले कॉन्सेप्ट पे जंप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने कोई एग्जांपल और दिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी को कंपैरिजन करनी है, तो कंपेयर करिए भैया, पता लगाओ इसके अंदर ऑर्डर कैसा आएगा। तो देखो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दे रखे हैं। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है। यानी से बोलते हैं फर्स्ट की स्टेबिलिटी कहीं की ज्यादा होगी, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड में पता लगाइए कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। तो आप लोग देखिए, इसके अंदर ओ पे मैंने नेगेटिव लगा रखा है, ओ पे मैंने पॉजिटिव लगा रखा है। अच्छा, इसमें चार्ज नहीं लगाया भाई, इसमें मैंने नेगेटिव लगा दिया, 1 मिनट, पॉजिटिव लगा दिया, नेगेटिव यहाँ आएगा। ठीक है, इधर देखिए, तो ओ पे मैंने क्या लगा रखा है, पॉजिटिव, ओ पे नेगेटिव। आप बताइए थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, जिसकी ईएन ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव होना चाहिए, और जिसकी ईएन के मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ईएन ज्यादा है, नेगेटिव है, स्टेबल ज्यादा होगा, तो बाद में कौन आएगा, सेकंड, उसके बाद कौन आएगा भाई, थर्ड। ये अपना हो गया इसका ऑर्डर, बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, इसका ऑर्डर लगाइए, इसका ऑर्डर पता लगाओ भाई, काफी सिंपल है, बस रूल्स को अप्लाई करते रहो, अपना काम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो भाई, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 सभी में सेम है। सेकंड रूल देखो भाई, न्यूट्रल दिख रहा है क्या, इसके अंदर एक भी स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है, सेकंड रूल भी अप्लाई नहीं होगा। थर्ड रूल लगाइए, हाई ईएन वाले पर क्या होना चाहिए, हाई ईएन वाले पर नेगेटिव होना चाहिए, और लो ईएन वाले पर पॉजिटिव होना चाहिए। बात अपने को ध्यान रखनी है। आप पता लगाओ भाई, देखो नाइट्रोजन दे रखा है और कार्बन दे रखा है, ईएन का ऑर्डर क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कहेंगे ईएन इस तरफ बढ़ती है, इनकी ईएन ज्यादा, ये ईएन का ऑर्डर है। ठीक है, तो कहेंगे देखो तो कहेंगे ऑक्सीजन पे माइनस होना चाहिए, फिर नाइट्रोजन पे और कार्बन पे कहेंगे कंपैरेटिवली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पता लगाओ, कार्बन पे माइनस दे रखा है और नाइट्रोजन पे प्लस दे रखा है, क्या बात सही है, बात बिल्कुल गलत है भाई। बात सही कहां से हुई, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, या फिर छोड़ो कार्बन पे पॉजिटिव होता है और नाइट्रोजन पे नेगेटिव होता है, तो कहीं कंपाउंड स्टेबल होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पता लगाओ, तो सेकंड नंबर वापस वही कंडीशन है भाई, कार्बन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड पे मैंने लगा रखा है ओ पे नेगेटिव, ओ पे क्या लगा रखा है, नेगेटिव, और नाइट्रोजन पॉजिटिव, जो कि सही कहानी बताता है, क्योंकि ओ की ईएन ज्यादा है, नाइट्रोजन की ईएन कम है, तो ये वाला कंप्लीट सही बता रहा है भाई। ठीक है, तो मैं लिख दूं थर्ड नंबर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, यस बिल्कुल सही बात है भाई। उसके बाद फोर्थ नंबर पता लगा आपने, फोर्थ नंबर देखो वैसे ही कहानी भाई, कार्बन नेगेटिव और नाइट्रोजन पॉजिटिव, जो कि सही नहीं आ रहा है थर्ड रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। उसके बाद आप लगाइए फोर्थ रूल। फोर्थ रूल कहता है कि जिसकी डिस्टेंस, ऑपोजिट चार्ज की डिस्टेंस कम होनी चाहिए और सेम चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। आप रूल को अप्लाई करो भाई, पता लगाओ रूल का। तो देखिए भाई रूल, पेन के देखो, इसके अंदर चार्ज की डिस्टेंस ज्यादा है, आप एटम काउंट कर लीजिए, इस पे लगाओ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 एटम की डिस्टेंस है। इस पे पता लगाओ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एटम की डिस्टेंस है। इस तो अपने स्टेबिलिटी पता लगा दिए, इस पे तो लगाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पे भी 3 की स्टेबिलिटी है। तो मुझे बताओ भाई, कहेंगे फर्स्ट की स्टेबिलिटी तो सबसे डाउन में चले जाएगी, रीजन डिस्टेंस ज्यादा है। अब सेकंड और फोर्थ की बात करता हूँ, सेकंड और फोर्थ में पता लगाइए भाई कैसे क्या बात बनाएगी सेकंड और फोर्थ के अंदर। तो सेकंड और फोर्थ में बात ये बनेगी, आप लोग खुद देखिए भाई, कि ये सेकंड वाली स्पीसीज कहाँ गई, ये रही सेकंड वाला, ये सेकंड वाला एग्जांपल
और ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल आप पता लगाइए, क्या ये सेम ही नहीं है क्या? ये एक दूसरे के इक्वलेंट या फिर ऐसे बोल दो इक्वल आरएस नहीं है। देखो कहीं की मैंने इसको ऐसा फ्लिप कर दिया बस, बाकी सारे बॉन्ड वगैरह बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, देखो है ना, डिस्टेंस भी सेम, ये बिल्कुल यहाँ डबल बना रखा है, एक बॉन्ड यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, इस तरफ मैंने एक यहाँ और दूसरा इस तरफ लगा रखा मैंने, बिल्कुल सेम है, पूरा हूबहू है। यानी कहीं ना कहीं सेकंड और फोर्थ इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट आरएस में लिख दो यहाँ पर, इक्विवेलेंट आरएस, इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है भाई, ये आप जरूर ध्यान रखें। और लास्ट में कौन आ जाएगा अपने? फर्स्ट। तो ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर आया पहले थर्ड, थर्ड के बाद में फोर्थ, सेकंड इक्विवेलेंट है, और सब लास्ट में आएगा फर्स्ट। क्या यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर हुई दोस्त? है ना, अपन ने आरएस की स्टेबिलिटी निकालना एकदम शानदार तरीके से बहुत सारे एग्जांपल के साथ में सीख लिया है। तो आगे बात करते हैं रेजोनेंस एनर्जी की। अगला अपना कॉन्सेप्ट होगा रेजोनेंस एनर्जी। ये भी सवाल पूछता भाई एग्जाम में, तो इसकी भी बात अपन कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। इसको शॉर्ट में आर ई बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? आर ई, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि कोई कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा कहीं उसकी एनर्जी उतनी डाउन होती है। कोई भी कंपाउंड कितना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है उस पर डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। कोई भी कंपाउंड जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा उसमें उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी होगी, कहीं वो कंपाउंड उतने ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होती है और कंपाउंड कहीं उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के। तो चलिए लिख देता हूं मैं वो कॉन्सेप्ट। तो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होती है दोस्त? स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कुल मिलाकर ओवरऑल अगर मैं बात करूं वो आर ई जो होगी वो स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होगी। किसके प्रोपोर्शनल होगी? स्टेबिलिटी के। यानी फिर ऐसा देख सकता हूं कोई भी कंपाउंड कितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएगा उससे अपन बात कर सकते हैं। कंपाउंड की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या फिर ऐसा बोल दो कंपाउंड के अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होती है वो कंपाउंड की आर ई, उस कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूं, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं दोस्त। तो मैंने एक कंपाउंड ऐसा लिखा हुई, मैंने कंपाउंड को जैसा लिख दिया। आप इन कंपाउंड के अंदर जरूर से बताना कि किसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी। जिसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी कहीं उसकी आर ई भी, रेजोनेंस एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। लो भाई पता लगाओ आप इसके अंदर कि किसके अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी। तो कहीं आपने इसकी स्ट्रक्चर बनाई होगी, इसके अंदर जो रेजोनेंस होगा आप डायरेक्टली से सिंपल तरीके से बना सकते हो। देखो भाई कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये इसकी क्या हो गई? फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड देखिए, सेकंड कुछ ऐसी बनेगी। फिर ये वाला देखो नेगेटिव जो होगा ये वाला नेगेटिव यहाँ पे पहुंचेगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव बनेगा। उसके बाद कुछ होगा क्या? ये सेकंड स्ट्रक्चर। उसके बाद कोई रेजोनेंस होगा और एक खुद, तो टोटल 3 स्ट्रक्चर बनेगी भाई। फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसी थी, उससे सेकंड बनी, सेकंड से थर्ड बनी, यहाँ मैं सेकंड लिखता हूँ, और सेकंड से बाद में कितनी बनी? थर्ड बनी। तो टोटल इसके अंदर 3 आरएस बनती है। कितनी आरएस बनती है? 3। आप जनरल आइडिया से डायरेक्ट इस मेथड से पता लगा सकते हैं, आपको पूरी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पता लगाओ कितनी आरएस बनेगी। तो यहाँ पर भी लोन पेयर होगा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये खुद हो गई, फर्स्ट तो ये खुद हो गई। सेकंड देखना यहाँ से लोन पेयर यहाँ आएगा और ये वाला इस तरफ आएगा, तो माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। ये अपना हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पता लगाओ, तो सेकंड नंबर देखो ये नेगेटिव जो है यहाँ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा। ये अपने सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर हो गई, ये सेकंड हो गई और ये अपने थर्ड हो गई भाई, ठीक है। अब देखो नेगेटिव यहाँ पे पहुंच चुका है, अब पता लगाओ आगे। अब ये नेगेटिव अपना यहाँ जंप करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो कितनी हो गई भाई? ये फोर्थ स्ट्रक्चर हो गई। ये नेगेटिव यहाँ पहुंच चुका है और ये नेगेटिव वापस अपने इस तरफ जाएगा और यहाँ जो डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड वापस इस तरफ आएगा। टोटल नंबर ऑफ 5 आरएस बनेगी इसके अंदर। कितनी बनेगी भाई? 5 आरएस, 5 आरएस, 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। अब आप लोग मुझे बताओ, एक तो आपको डायरेक्ट मेथड से रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, वो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसी मॉलिक्यूल में को घुमाते रहो, माइनस जो भी माइनस प्लस जो भी आता है उसको घुमाते रहो और अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें 5 आरएस बनती है, इसमें 3 बनती है। आप लोग बताओ स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? जिसमें आरएस ज्यादा होगी। तो बताओ भाई कहीं ना कहीं सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी फर्स्ट के कंपैरिजन में। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, फिर ऐसे बोल दूं सेकंड की आर ई ज्यादा है फर्स्ट से, ये भी बोल सकता हूं मैं इसको, या फिर स्टेबिलिटी बोलूं, कुछ भी बोलूं, ठीक है। तो आर ई यानी रेजोनेंस एनर्जी हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, उससे बात और बनाना आप लोग की काम कैसे होगा अपना आर ई निकालने का, है ना। जैसे मैंने आपको ऐसे कंपाउंड दे दिया, इधर देखिए, इधर लिख देता हूँ, ऐसा कुछ कंपाउंड मैंने एक लगा दिया OH फर्स्ट स्ट्रक्चर में, और सेकंड में यहाँ देता हूँ, उसमें लगा देता हूँ आप लोगों। सेकंड स्ट्रक्चर में मैंने ये लगाया है NH2,
अब नाम तो सुना होगा, एक तो फिनॉल और एक एनिलीन है। इसको क्या बोलते हैं अपन? फिनॉल बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। अब नाम जरूर से ध्यान रखो। अब इन दोनों में कंपेरिजन करो, किसकी आर ई ज्यादा। आपको क्या कंपेयर करना? आर ई, रेजोनेंस स्टेबिलिटी का कंपेयर करना आपको, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो पता लगाओ भाई, जैसे ही देखना करिए रेजोनेंस करता है, इसका लॉन पे पार्टिसिपेट करेगा, तो ओ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे वाला सारे स्ट्रक्चर वापस वही बन जाएगी, इसके अंदर भी 5 आर एस बनेगी। इससे पता लगाओ, जैसे इसका लॉन पे वापस पार्टिसिपेट करेगा तो एन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब आप लोग मुझे बताओ, एक तो आ रहा है ओ पे पॉजिटिव और एक आ रहा है एन पे पॉजिटिव। आप स्टेबिलिटी की बात करो, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी? है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है, रेजोनेटिक एनर्जी जो होती है, वो स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है। आप पता लगाओ, ओ पर नेगेटिव अच्छा लगेगा या फिर पॉजिटिव? ओ पे नेगेटिव अच्छा लगता है। एन पे कंपेरेटिवली बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ओ की ईएन ज्यादा है, एन की ईएन कम है। नाइट्रोजन की ईएन कम है, इस पे पॉजिटिव चलेगा, इस पे तो नेगेटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इन दोनों में कंपैरिजन बात करता हूं, इसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं बोल सकता हूं, देखना सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है, सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट से। किसके ऑर्डर बात कर रहा हूँ? स्टेबिलिटी ज्यादा है फर्स्ट से। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो कहीं इसकी आर ई का ऑर्डर भी यही होगा, आर ई वाला ऑर्डर भी यही होगा। सेकंड की आर ई, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। आपको ये समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? कैसे आर ई निकालते, सारी बात क्लियर है। एक दो एग्जांपल और करते हैं आर ई के, सारी बातें अपने दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है दोस्त, मैंने आपको दे दिया एक तो मैंने आपको बेंजीन दे दी, और मैंने एक दे दिया नेफ्थेलिन। आपने नाम सुना नेफ्थेलिन का? पहले मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बनवाई थी, जो अपने नोमेनक्लेचर किया था, तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनवा के बताई थी भाई। नेफ्थेलिन, एंथ्रासीन, वो सब बातें मैंने आपको बताई थी। ये नेफ्थेलिन है, ये बेंजीन है ना, और ये नेफ्थेलिन है। ठीक है, अब आप लोग बताओ भाई, इसके अंदर जिसमें नंबर ऑफ आर एस ज्यादा होगी उसकी आर ई भी ज्यादा होगी। आप लोग खुद पता लगा सकते हो आर एस किस में ज्यादा होगी। इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हमें पता है 5 बनती है, इसमें आप भले, चलो ठीक है, जितनी भी बनती है अपन बना सकते हैं, लेकिन जितनी भी बनती है शायद अपन बना सकते हैं, वैसे 7 या 8 बनती है, इसके अंदर 7 बनती होगी। जितनी भी बनती है अपन बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बेंजीन से तो ज्यादा होगी। अपन बनाने का बोला अपन बना देंगे, लेकिन ऐसे बात कंपेरेटिवली नॉर्मल बात करूं तो कहीं बेंजीन से ज्यादा आरएस होगी इसके अंदर। यस, इसकी आरएस ज्यादा होगी, तो कहीं इसकी आर ई भी ज्यादा होगी। तो सेकंड की आर ई ज्यादा है फर्स्ट से। आर ई का मतलब क्या हो गया भाई? रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, देसी तरीके से बात बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल सिंपल वे में सारा काम करिए दोस्त, ऐसे ज्यादा फालतू लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली आप समझिए चीजों को। मैंने आपको फिनोल दे दिया है, और मैंने आपको फिनोल ये, लेकिन मैंने ऐसे लगा दिया है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब आप पता लगाओ भाई, इसके अंदर किसकी आर एस या फिर किसकी रेजोनेंस एनर्जी, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। तो मैंने आपको ये वाले स्ट्रक्चर्स बना रखी है रेजोनेंस के अंदर, इसमें बनती है टोटल 5 आर एस। कितनी बनती है? 5 आर एस बनती है। और आप पता लगाओ, याद करो दिन वो, आप याद करो वो कहानी जब मैंने आपको ये बनाई थी क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर। देखना, ये वाला नेगेटिव यहाँ पर पहुंचेगा, ये वाला फिर अपने यहाँ पहुंच जाएगा, और ये वाला नेगेटिव फिर यहाँ आएगा। जैसे ये नेगेटिव यहाँ आएगा, अब इस नेगेटिव के पास 2 चांसेस है, एक तो ये इधर चला जाए और एक इस तरफ जंप कर जाए, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन होती है। तो टोटल 5 तो बनती है, एक स्ट्रक्चर जैसे यहाँ आएगा तो एक स्ट्रक्चर इसकी एक्स्ट्रा बनती है, तो टोटल इसके अंदर 6 आर एस बनती है। कितनी बनती है भाई? 6 आर एस बनती है। अपन ने सारी बातें बना रखी है पहले से ही। ठीक है, तो ये 6 आर एस बनती है। तो कहीं की 6 आर एस वाली की स्टेबिलिटी या फिर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी 5 वाले से। एक आर एस ज्यादा ना भाई, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है, एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा है, तो कहीं उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक सारी बात क्लियर है? अपन ने आज रेजोनेंस स्टेबिलिटी के बारे में बात करी और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करी। अपन ने सारी चीजें शानदार तरीके से सीखी, एग्जांपल्स किए। आप घर पे जरूर ट्राई करना इनको, वापस प्रैक्टिस करना इनकी। ठीक है दोस्त, तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।